अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का जो है वो लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपने जो है ना कंप्लीट लेक्चर को सुनना है ताकि आपको सब जो स्लाइड्स हैं, सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है वो होती क्या है, आपको सब चीज़ें डिटेल में समझ आएँ, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई आपको चीज समझ नहीं आती, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अटेंडेंस का मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से मार्क करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि वो तमाम चीजें जो मिलकर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाती हैं, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि, ठीक है, जब वो डेवलपमेंट फेज में होता है। अब इसमें सिर्फ कोड ही नहीं होता बल्कि बहुत सी और इम्पोर्टेंट चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, जहां लिखा होता है सॉफ्टवेयर करेगा क्या, सारी चीजें, ठीक है। फिर डिजाइन फाइल्स होती हैं, टेस्ट केसेस होती हैं, डेटा फाइल्स, मैनुअल्स वगैरह। इन सबको मिलकर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स यानी कि SCIs कहते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोग्रामिंग का, हम हमेशा कहते हैं ना, हमारी सोच होती है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग है, लेकिन सॉफ्टवेयर हमेशा प्रोग्रामिंग नहीं होती बल्कि कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का अपना रोल होता है, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक चीज में भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है ना, उसके दौरान ये तमाम SCIs चेंज होती रहती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो सकती हैं, कोड इम्प्रूव होता है, बग्स फिक्स होते हैं। ये हम चीजें ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार, ठीक है। तो बेसिकली अगर चेंजेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया जाए ना, तो कंफ्यूजन, एरर्स और वर्जन इश्यूज पैदा होते हैं, जैसे पुराना कोड ओवरराइट हो जाना, या फिर सिस्टम मेंबर्स जो है ना, जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनका डिफरेंट वर्जन्स पर काम करना। तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर, अगर ट्रैकिंग ना हो, वर्जन कंट्रोल और अप्रूवल प्रोसेस ना हो, वो रखे जाते हैं, ठीक है। अगर वो ना हो तो फिर जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट असल में ना एक बहुत ही आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज बनाता है। इसका जो पहला स्टेप है वो होता है SCIs को आइडेंटिफाई करना, उनको डिफाइन करना, ठीक है। ये जो यहाँ मेंशन है, अब देखें, यानी ये डिसाइड करना कि सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कोड फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट केसेस वगैरह। उसके बाद SCM का काम होता है इन तमाम आइटम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, खासतौर पर जब हम उनमें चेंजेस करते हैं ना, तब सिंपली SCI ये इंश्योर करता है कि अगर एक हिस्सा जैसे कोड या डॉक्यूमेंट उसमें चेंज आए तो उसका इम्पैक्ट बाकी जो सिस्टम है ना उस पर प्रॉपरली मैनेज हो, और सब टीम मेंबर्स अपडेटेड, और हम कह सकते हैं बल्कि वो सब अपडेटेड रहें, ठीक है। फिर एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है, उसके मुताबिक SCM जो है ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पूरी एक आपके पास ना लाइफ साइकिल होता है और उसके दौरान चेंजेस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि हर चेंज प्रॉपरली रिकॉर्ड रहता है, उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, ये सब चीजें ट्रैक होती हैं। इसके अलावा SCM ये भी वेरीफाई करता है कि सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स कंप्लीट और करेक्ट हैं, ठीक है। अगर SCM ना हो तो उस केस में डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा मैसी हो सकता है, ठीक है, जहां डिफरेंट वर्जन्स उनका कंफ्लिक्ट हो आपस में, एरर्स इंक्रीज होते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसमें जो है ना आपके पास इस डेवलपमेंट को सिस्टमैटिक और बेसिकली जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसको ये ऑर्गेनाइज बनाता है, जहां प्रॉपर कंट्रोल और ट्रैकिंग के साथ चीजें जो है वो इवॉल्व होती रहती हैं। यहाँ पे कुछ 4 मेन पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। बेसिकली विजिबिलिटी का पर्पस ये होता है कि टीम के हर मेंबर को क्लियर पता हो कि सिस्टम का करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, कौन सा वर्जन चल रहा है, क्या चेंजेस हुए। कंट्रोल चेंज का मतलब ये होता है कि जब कोई भी
चेंज जो है ना बिना प्रॉपर अप्रूवल और प्रोसेस के ना हो, बल्कि हर मॉडिफिकेशन प्लान के साथ और टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, फिर आती है ट्रेसेबिलिटी। इसका रोल ये होता है कि हर चेंज को ट्रैक किया जा सके, यानी अगर कोई बग या इशू आए तो ये पता लगाया जा सके कि ये किस चेंज की वजह से आया और किसने किया। ठीक है, मॉनिटरिंग बेसिकली ये इंश्योर करती है कि पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली जो है ना ऑब्जर्व हो रहा है, यानी परफॉर्मेंस चेंजेस और सिस्टम की हेल्थ को रेगुलरली चेक किया जाता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे टाइम पर डिटेक्ट और फिक्स किया जा सके। ठीक है, है सीएमएम केपीए ऑन एससीएम। अब हम देखते हैं ये क्या। सीएमएम बेसिकली कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है। इसके लेवल 2 पर एससीएम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का फोकस ये होता है कि पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस डिसिप्लिन और कंट्रोल्ड हो। ठीक है, गोल 1 इसका मतलब है कि एससीएम की तमाम एक्टिविटीज पहले से प्रॉपरली प्लान की जाती हैं, यानी कौन से टूल्स यूज होंगे, कैसे वर्जन कंट्रोल होगा। ठीक है, गोल 2 ये कहता है कि ये जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स है जैसे कोड डॉक्यूमेंट के टेस्ट केसेस, उन्हें क्लियरली आइडेंटिफाई जो है ना किया जाए, उन पर कंट्रोल हो और जरूरत पड़ने पर इजीली वो अवेलेबल हो। ठीक है, ताकि कोई भी चीज जो है ना वो डुप्लीकेट ना हो या लॉस ना हो। अच्छा, गोल 3 कहते हैं कि चेंजेस टू आइडेंटिफाइड सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स आर कंट्रोल, यानी जो भी चेंजेस इन आइडेंटिफाइड आइटम्स में किए जाए वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, अनऑथराइज्ड या डायरेक्ट चेंजेस अलो ना हो, ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। ठीक है, और गोल 4 ये इंश्योर करता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, मैनेजर्स हैं या यूजर्स, उन्हें रेगुलरली अपडेट मिलती रहे कि सिस्टम की करंट बेस लाइन क्या है और क्या चेंजेस हुए। ठीक है, ताकि सब लोग एक ही पेज पर हैं। अच्छा, आपको जो चीज समझ नहीं आएगी ना, तो आपने ये करना है कि आज की लेक्चर में ही आपने उसको जो है वो आइडेंटिफाई करके मुझे बता देना है, ताकि मैं आपको आज का लेक्चर आज ही क्लियर करूं, ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेसलाइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एससीएम। अच्छा देखें, अगर आप जो है ना आप ये देखें कि अगर आप कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में रहे और हर चेंज प्रॉपर्ली ट्रैक हो, तो उसके लिए ना एक बेसलाइन का कंसेप्ट आता है। अब बेसलाइन असल में एक फाइनलाइज्ड चेक पॉइंट है। ठीक है, जहां आप प्रोजेक्ट की किसी फेज 1 या फेज 2 को प्रॉपरली रिव्यू करते हैं, उसको रिव्यू करके लॉक कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ना फेज 1, फेज 2, फेज एन। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अब ये वर्जन अप्रूव्ड है और आगे का सारा काम इसी की बेस पर होगा। ठीक है, अगर हम उसमें कोई चेंज करना हो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं होता बल्कि प्रॉपर प्रोसेस से होता है, ताकि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अगर इस फेज में चेंज आएगा तो प्रॉपर अप्रूवल के साथ ही होगा, इसमें नेक्स्ट में किसी में भी करना है। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि प्रोजेक्ट में हर चेंज कंट्रोल्ड हो, ट्रैक हो और कोई भी रैंडम या अनकंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन ना हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये डुप्लीकेट हो गई स्लाइड, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, फिर है कंपोनेंट्स ऑफ एससीएम। एससीएम के ना मेन कंपोनेंट्स मिलकर सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन का काम होता है इंपॉर्टेंट आइटम्स एसईआईएस को ये जो है ना आइडेंटिफाई और डिफाइन करना, ताकि पता हो कि किस चीज को मैनेज करना है। चेंज कंट्रोल जो है वो इंश्योर करता है कि हर चेंज प्रॉपर अप्रूवल और प्रोसेस के थ्रू हो, बिना प्लानिंग की कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो। ठीक है, उसका जो रिजल्ट है ना वो माइट बी कि थोड़ी देर के लिए ठीक हो, बट फॉर द लॉन्ग रन वो कभी भी सही नहीं होता। ठीक है, यूजली वो सही नहीं होता। 30% हम कह सकते हैं, बट 70% जो है फिर वो सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाता है। ओके, अच्छा, फिर है जी कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग। इसका पर्पस ये होता है कि हर आइटम और चेंज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, यानी क्या चेंज हुआ, कब हुआ और किसने किया, सब ट्रैक होता रहे। आगे में कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट आता है। ये चेक करता है कि सिस्टम जो है ना तमाम आइटम्स करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं।
अब ये सब कंपोनेंट्स मिलकर ना सॉफ्टवेयर को एरर फ्री बनाते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब है ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उन्हें क्लियरली आइडेंटिफाई और उन्हें नेम असाइन किया जाए, ठीक है। कोई फास्ट रूल्स नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर उनको नेम असाइन किए जाएंगे तो उन्हें मैनेज करना बहुत ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना कोई स्ट्रिक्ट या फिक्स रूल्स नहीं होते, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई एससीआई आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम जरूर दिया जाए, ठीक है। जैसे हम अपने वेरिएबल्स को कोड में अच्छा नाम देते हैं ना, जब तो हमें फ्यूचर में याद रहती है कि हाँ भाई मैंने इस चीज के लिए ये इस नाम का वेरिएबल बनाया था। अगर हम उसको सिंपली रख लेते ना ए बी सी, तो हमें अगर कोई लॉन्ग कोड है, कोई बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स कोड है, तो फिर हमें फ्यूचर में याद नहीं रहती कि इसका काम क्या था, ठीक है। इसीलिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत जो नेम असाइनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके थ्रू आप जो है ना इजिली चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो है ना ये तरीका कंफ्यूजन से भी बचाता है, ठीक है, और उस चीज को ट्रैक करना भी आसान होता है। तो ये सीआईएस के डिफरेंट लेवल्स पर हो सकता है, जैसे पूरा एक फेज का आउटपुट, ठीक है, या उस डॉक्यूमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स जैसे चैप्टर्स या सेक्शंस, ठीक है। इसी तरह एक इंडिपेंडेंट कंपाइल होने वाला मॉड्यूल भी एससीआई हो सकता है, या फिर एक फाइल जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हों, उसके हटा के सिर्फ मॉड्यूल डेफिनेशंस वाली फाइल भी एससीआई कहलाती है, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है कि हर चीज को क्लियरली डिफाइन करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेसलाइंस ऑफ अ टिपिकल एसटीएलसी। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेज में ना एक बेसलाइन होती है, ठीक है, जो असल में उस फेज को फाइनलाइज्ड और जो है ना उसका अप्रूव्ड आउटपुट होती है, जिसे बाद में बिना प्रॉपर चेंज कंट्रोल के मॉडिफाई नहीं किया जाता, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इस फेज में बेसलाइन होती है सॉफ्टवेयर एसआरएस, ठीक है, जहां पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन होती हैं, ओके। फिर हम बात करें अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन की, तो इस फेज में जहां डिजाइन स्पेसिफिकेशन तैयार होती है, जो सिस्टम का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करती है। फिर आती है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात, इसमें एक्चुअल सोर्स कोड लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग और इंटीग्रेशन। टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में टेस्ट प्लान्स और टेस्ट डेटा यूज करके सॉफ्टवेयर को थोड़ा चेक किया जाता है कि बग्स और एरर्स डिटेक्ट हो सकें, ठीक है। और फिर आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिलीज और रिलीज। इस फेज में ये वो फेज होता है जहां ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर जो है ना फाइनल फॉर्म में रेडी होता है और यूजर को डिलीवर किया जाता है। अब इन तमाम बेस लाइन्स का पर्पस ये होता है कि हर स्टेज पर एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट हो जहां से आगे का जो काम है वो कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से कंटिन्यू हो सके, ठीक है। अच्छा, आता है चेंज कंट्रोल। अब चेंज कंट्रोल की अगर हम बात करें तो चेंज कंट्रोल एससीएम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका मकसद ये है कि एससीआई में होने वाले चेंजेस को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। इस प्रोसेस में हर प्रपोज चेंज को पहले इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। फिर टीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है, उसे अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है, और अगर अप्रूव हो जाए तो उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये सब तब होता है जब आइटम्स पहले से फॉर्मली आइडेंटिफाई हो चुके हों, सही है। फिर है जी चेंज कंट्रोल प्रोसेस। चेंज कंट्रोल प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग का मेन रोल सीसीबी जो है उसका होता है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड, जो एक बेसिकली ग्रुप होता है, एक या ज्यादा लोगों पर ये मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। लाइक इसमें ना कोई एक बंदा ही हो सकता है जिस जो उसको हैंडल कर रहा है, या फिर कुछ लोगों में डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब जब कोई एससीआई डेवलपमेंट फेज में होता है ना, तो उसमें फ्रीली चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी वो एससीएम के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जब एससीआई स्टेबल हो जाता है तो उसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के पास रिव्यू के लिए भेजा जाता है, ठीक है।
जहां ना सीसीबी ये डिसाइड करता है कि इसे अप्रूव करना है, मॉडिफाई करना है या रिजेक्ट करना है, ताकि सिर्फ वेरीफाइड और कंट्रोल चेंजेस सिस्टम का हिस्सा बने। ओके, फिर है चेंज कंट्रोल प्रोसेस। इसमें अगर आपकी छोटी सी डायग्राम भी बनी हुई है, वही हमारी स्लाइड कंटिन्यू अभी, ठीक है। इसमें ना ये प्रोसेस असल में ये बताता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो है वो रिव्यू के लिए जाता है, तो उसे ना टेम्परेरी तौर पे फ्रीज कर दिया जाता है, यानी उस वक्त कोई चेंजेस अलो नहीं होते, ताकि उसकी क्वालिटी प्रॉपरली चेक हो सके। ठीक है, अगर रिव्यू के बाद वो अप्रूव हो जाए, ठीक है, ये अप्रूव और डिसअप्रूव की यहाँ पे बात हो रही है, अगर तो वो अप्रूव हुआ तो उसे एक ऑफिशियल लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया जाता है और फिर वो इस सीएम के अंडर आ जाता है। लाइक अब उस पर चेंज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होगा। लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं होता तो वो वापस वर्किंग स्टेज में चला जाता है, जहां उससे इम्प्रूव करके दोबारा रिव्यू के लिए भेजा जाता है। इस तरह पूरा सिस्टम जो है ना आपका, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि स्मूथली काम कर रहा होता है। ठीक है, चेंज कंट्रोल प्रोसेस में फिर आपके पास जो है ना, अब जब एससीआई ऑफिशियली लाइब्रेरी में आता है तो उस पर डायरेक्ट चेंज करना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अलो नहीं होता। ठीक है, अप्रूवल मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो वापस अपनी स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब जब चेंज अप्रूव अगर हो जाता है तो चेकआउट प्रोसेस के जरिए उस फाइल को लाइब्रेरी से टेम्परेली निकालकर अपडेट कर दिया जाता है, और जब चेंजेस कंप्लीट हो जाए तो चेक इन करके उसे वापस लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पे चेक इन और चेकआउट के दो ये प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चेक इन चेक आउट जो है, चेंज अप्रूव होता है तो चेक आउट प्रोसेस के जरिए उस फाइल को जो है वो टेम्परेली लाइब्रेरी से निकालते हैं, और जब चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं तब चेक इन करके लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का गोल ये है कि चेंज जो है वो, हम स्टार्ट से यही चीज डिस्कस करेंगे, वो प्रॉपरली कंट्रोल रहे, डॉक्यूमेंट भी सेफ रहे, और आपका जो है ना काम स्मूथली, आपका एरर फ्री काम चल रहा हो। ठीक है, है चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म। चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी प्रपोज चेंज की पूरी डिटेल रिकॉर्ड की जाती है, ताकि उसे प्रॉपरली जो है वो एवेल्युएट किया जा सके। इसमें ना प्रपोजर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी किसने चेंज सजेस्ट किया था। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज में क्लियरली बताया जाता है कि क्या मॉडिफिकेशन करनी है, और जो रीजंस फॉर द चेंज है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि चेंज जरूरी क्यों है, जैसे बग फिक्स करना है, कोई इंप्रूवमेंट करनी है, या कोई न्यू रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एससीआईज जो है ना, ये लिखा है कि एससीआईज अफेक्टेड बाय द चेंज। इसमें ये मेंशन किया जाता है कि ताकि इसके बारे में पता हो कि सिस्टम के कौन से पार्ट्स इंपैक्ट होंगे। और फिर लास्ट में है प्रायोरिटी ऑफ द चेंज, फॉल्ट एरर, यानी इसमें ये चीज डिफाइन की जाती है कि ये कितना अर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉल्ट या एरर है तो उसे हाई प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, ताकि उस हिसाब से एक्शन लिया जा सके। ओके, है सीसीबीज टू सीएम। सीसीबी चेंज कंट्रोल बोर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि जो चेंज रिक्वेस्ट आई है उसे अप्रूव करना चाहिए या रिजेक्ट। ठीक है, ये हमने अभी जैसे चेक इन और चेक आउट से पहले वाली जो स्लाइड थी हमारी, उसमें हमने बात की। अब देखें, इस डिसीजन, ये जो डिसीजन है ना, ये कॉस्ट या बेनिफिट क्वालिटी, उसको क्वालिटी को स्केड्यूल करके देखता है कि यानी क्या ये चेंज फायदेमंद होगा या नहीं, प्रोजेक्ट को डिले या डैमेज तो नहीं कर देगा। हर प्रपोज चेंज को ना एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में ये जो यूनिक नंबर है ना, ये बेसिकली ये देखता है कि उसको फ्यूचर में उसको इजीली ट्रैक किया जा सके। साथ ही जो सीएम है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये सजेस्ट करता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए, जैसे कोई चेंज ना किया जाए या सिर्फ एससीआई अपडेट हो, या जो प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स दोनों में अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग की। इसमें ना असल में ट्रैकिंग सिस्टम ये होता है, ठीक है, जो हर चेंज को, सीआर जो है चेंज रिक्वेस्ट, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को मॉनिटर करता रहता है, क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में ना एक चेंज इंप्लीमेंट करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि हर वक्त क्लियर हो कि कौन सा चेंज किस स्टेज पर है, मतलब कि ट्रैक कर रहा होता है ये चीजों को, चेंजेस को।
जैसे पेंडिंग है, अप्रूव हुआ नहीं हुआ, स्केड्यूल हुआ या अभी तक नहीं, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। साथ ही ये भी ट्रैक होता है कि उस चेंज को जो है ना इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, और एवरेज टाइम कितना लगा, एफर्ट कितनी लगी एक चेंज को प्रोसेस करने में, ताकि फ्यूचर प्लानिंग हो सके और जो है ना चीजों को मजीद जो है वो अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम के लिए परफॉर्म किया जाए, ठीक है। अब इसके थ्रू ये भी चेक किया जाता है कि एक एससीआई पर कितने चेंजेस अप्लाई हुए और क्या रिलेटेड सब फाइल्स प्रॉपरली अपडेट हो चुकी है या नहीं, ठीक है। तो ये ना एक कंप्लीट रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है, ताकि इसका ये भी होता है कि कोई चेंज मिसिंग नहीं है, कोई इनकम्प्लीट या अनमैनेज ना रह जाए, ठीक है। अच्छा, फिर है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग। ये बेसिकली चेक करती है कि प्रोजेक्ट में जो रूल्स और स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं क्या उन पर प्रॉपरली जो है वो अमल दरामद भी हो रहे हैं या सिर्फ बातें ही हो रही हैं, ठीक है। ये काम यूजली एक्सटर्नल ऑडिटर्स के पास होता है, वो करते हैं जो डेवलपमेंट टीम से अलग होते हैं, ठीक है। अब जब वो डेवलपमेंट टीम से अलग होते हैं ना तो डिसीजन मतलब जो भी वो काम कर रहे होते हैं फिर वो अनबाइस्ड होता है, ठीक है। और इसका मकसद ये होता है कि अनबाइस्ड चेकिंग हो सके, ठीक है। वो ये वेरीफाई करते हैं कि एससीएम प्रोसेसेस सही फॉलो हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, कोडिंग स्टैंडर्ड सब चीजें मेंटेन हो रही हैं या नहीं, ठीक है। फिर है रिसोर्सेज फॉर एससीएम। इसमें डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, जैसे कि ये है मेक यूटिलिटी, सॉरी। ये एक ऐसा टूल है ना जो मेक फाइल के थ्रू ये मैनेज करता है कि कौन से कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर किसी पार्ट में चेंज हो जाए तो सिर्फ उस रेलिवेंट पार्ट को दोबारा बिल्ड करना इसका काम है, ठीक है। इससे टाइम और एफर्ट बच जाती है। फिर है SCCS यूटिलिटी, सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम। एक पुराना ये जो है ना, लेकिन बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना नहीं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो सोर्स कोड को उनके डिफरेंट वर्जन्स को मेंटेन करता है, जैसे कि RCS है, रिवीजन कंट्रोल सिस्टम भी इसी तरह का एक सेम टाइप टूल है जो हर फाइल की मल्टीपल जो वर्जन्स है ना उनको सेव करता है, चेंजेस का रिकॉर्ड रखता है और ये भी बताता है कि किसने क्या चेंज किया। इसी कैटेगरी में एक DIFF जैसा टूल भी होता है जो दो फाइल्स के दरमियान डिफरेंसेस को शो करता है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है, ताकि डेवलपर इजीली चेंजेस को समझ सके। इनके अलावा आजकल बहुत से एडवांस्ड कमर्शियल टूल्स भी यूज होते हैं जो एससीएम को और भी ज्यादा जो है ना पावरफुल बना सकते हैं, जो एससीएम को हम कह सकते हैं मजीद एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें मिलकर ना उस प्रोजेक्ट को बेसिकली ट्रैकेबल बनाती हैं ताकि सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करे, ओके। फिर है अ प्लान फॉर एससीएम प्लान असल में ना एक प्रॉपर रोड मैप की तरह होता है, ठीक है, जैसे SDLC है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में कैसे काम करेगा, इसमें पहले आपके पास इंट्रोडक्शन होता है जहां पर्पस, स्कोप और ये जो एक्रोनीम्स, डेफिनेशंस, टर्म्स वगैरह डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट सेक्शन में आपके पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन बेसलाइन, फिर उसके बाद यानी कि टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। सीएम एक्टिविटीज एक्सप्लेन होती है। इसके बाद इस एक्टिविटीज में क्या चीजें आपके पास के आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल, स्टेटस ट्रैकिंग और ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स मेंशन की जाती हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में यूज होंगी, और अगर कोई एक्सटर्नल वेंडर्स या सब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो उनका रोल या उनका जो कंट्रोल है वो भी डिफाइन होता है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको सेफली स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्लान का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा एससीएम सिस्टम को ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज बना देता है, मैनेजेबल बना देता है, ठीक है। सो ये तो हमारा आज का लेक्चर 8 सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और आपने इसको कंप्लीटली अच्छे से सुनना है, ठीक है।
जो भी आपके क्वेश्चंस है आपने मुझे बताने हैं, ठीक है। और अटेंडेंस का मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे मार्क करनी है। ओके, हाफिज।